अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात का मौसम है और ऐसे में इस इंतखाबी मौसम में खलल डालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जो सिलसिला शुरू हुआ उसके आगे बंद बांधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और कल जाकर पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध बार, पंजाब बार सब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का ऐलान किया। अलबत्ता इस अफसोसनाक पहलू में जो खुश आइन बात है वो ये है कि तमाम सियासी जमातें, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, दीगर लोग हों, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद का इजहार करते हैं। और ये भी कहा गया कि अब एक ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनकी तब्दीली से मामले में खलल डलता है, मामला तूल पकड़ता है या फिर इसे ताखीरी हरबा करार दिया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सब ने इसकी नफ़ी की। लेकिन जहाँ एक तरफ ये सियासी जमातें और वो तमाम लोग जो इस इलेक्शन डे को कंडक्ट करवाने के ज़िम्मेदार हैं, वो इलेक्शन डे के लिए मुतहर्रिक हैं, उसके हो जाने के लिए बड़े ज़ोरों शोर से काम कर रहे हैं, वहीं एक पहलू जो हमें मिसिंग नज़र आ रहा है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो ये है कि उस दिन साफ शफाफ, गैर जानिबदार, गैर मुतनाज़ा इंतखाबात कैसे होंगे। क्योंकि 8 फरवरी पत्थर पर लकीर तो है, लेकिन सिर्फ इस दिन का हो जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस दिन का साफ शफाफ और गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए क्या कुछ हो रहा है और जिन लोगों ने यह सब कुछ करना है वो मसरूफ़ कहाँ हैं, इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद है। राना अरशद साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इज़हारुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। इज़हार साहब, आपसे शुरू करते हैं। बुनियादी तौर पर ये जो सवालात हैं इलेक्शन डे के हो जाने से मुताल्लिक, यानी इनके आगे तो बंद बांध दिया गया, हमें भी कहा गया कि आपने ये बात नहीं करनी, अगर करनी भी है तो घर जाकर बेगम से करनी है, टीवी पर नहीं करनी, लेकिन हम कर भी नहीं रहे। इलेक्शन डे है 8 फरवरी 2024, लेकिन ये कितना साफ शफाफ है, इसके आगे कोई बंद क्यों नहीं बांध रहा है, या इसकी शफाफियत पत्थर पर लकीर क्यों नहीं है? अभी हम इस बहस की तरफ क्यों नहीं जा रहे? शुक्रिया जनाब। गुजारिश के हमारे यहाँ माजी करीब में, बल्कि माजी बईद में भी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इलेक्शन के बाद एक पुरअमन माहौल कायम हो जाए और एहतजाज ना हो। तो इस दफ़ा जो इलेक्शन होंगे 8 तारीख को, असल मसला ये नहीं है कि 8 तारीख को होंगे या नहीं, असल मसला ये है कि अगर हो गए 8 तारीख को तो उसके बाद क्या होगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सवालात हैं। क्या PTI को निशान अभी तक तो उनका नहीं हुआ, वो मिलेगा या नहीं? क्या ये ऐसा इलेक्शन होगा कि उसके बाद PTI एहतजाज न करे, या पीपल्स पार्टी या जो मुस्लिम लीग नून है वो एहतजाज न करें? आखिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता जैसा दूसरे मुल्कों में होता है कि सब पार्टियाँ इलेक्शन रिज़ल्ट को बतीब खातिर अपने खुशी के साथ, अपने दिल के साथ कबूल कर लें? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम लिखारियों का या हम तालिब इल्मों का नहीं है, ये सवाल हम सियासतदानों से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब भी इलेक्शन होते हैं उसके बाद एहतजाज का एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या PTI को फेयर चांस मिलेगा या नहीं, क्या बाकी पार्टियों को फेयर चांस मिलेगा या नहीं। वैसे भी हमारे यहाँ जो जमहूरियत है वो हम अच्छी तरह जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। बहुत सी बातें नागुफ्तनी हैं। वो क्या कहते हैं कि अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफे फसाद खल्क से नागुफ्ता रह गए। तो बहुत सी बातें तो कही भी नहीं जा सकती कि इलेक्शन कौन करा रहा है, पस पर्दा कौन है, और किसको आगे लाया जा रहा है, किसको पीछे किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन के बाद माहौल पुरअमन होगा या नहीं, और कोई गारंटी नहीं है कि हारने वाली पार्टी जो भी है वो एहतजाज न करे। यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद, यानी अगर हम सिर्फ बात करें राना साहब, तो हमारी सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी 2024 के दिन तक जो है वो महदूद है। हम उस दिन को देख रहे हैं, उस दिन को सोच रहे हैं। 9 फरवरी की हमारी तैयारी नहीं है। यानी जो इज़हार साहब जिन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेट्स से आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, हवा आपकी बनी हुई है, चले मान लिया आप 8 फरवरी को इक़्तिदार में आ गए, 9 फरवरी को बाकी सियासी जमातें कंटेनर लेकर इस्लामाबाद में ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? बाकियों को मुनासिब चांस दिलवा रहे हैं ताकि वो भी खेल लें इस फील्ड में जो नहीं है शायद?
रहीम, सिद्दीकी साहब का मशकूर हूँ, आपके पीएनएन चैनल, आपकी पूरी टीम, आपके चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं समझता हूँ अज़हर भाई माशाल्लाह बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, मेहरबानी है। और हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं और मैं नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब होने के नाते अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बिल्कुल तमाम पार्टीज़ को अपनी एक्टिविटीज़ करने का हक हासिल है, करनी चाहिए, होनी चाहिए, मामला साथ-साथ चलते हैं। जैसे 25 जुलाई 2018 को हमारी लीडरशिप अंदर थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अंदर थे, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अंदर थी, मोस्टली हमारे टिकट होल्डर्स को बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद हमने पार्टिसिपेट किया था। कोई दो राय नहीं है कि हमारे कितने कैंडिडेट्स को जो टिकट लेके गए थे, उनकी रास्ते में टिकट भी दाएँ-बाएँ हो गई थी। इसके बावजूद हमने इलेक्शन को कंटेस्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 85 एमएनएज़ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कारकुन इलेक्ट हुए थे। पंजाब में 161 एमपीएस, पंजाब में लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो थी जीती वो मुस्लिम लीग नून थी। हमारे 19 के करीब आजाद लोग भी जीते, वो हमारी तरफ आ रहे थे ना, वो हालात ऐसे बने। अब मैं चाहता हूँ तमाम मेहनत कर रहे हैं, आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो मैं समझता हूँ कि आज 15-16 दिन से लगातार इंट्रीज कर रहे हैं और रोजाना जो 35 रुकनी बोर्ड है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खुद बैठते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, जिली सदूर, डिवीजनल के सदर और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स की रिकमेंडेशंस आई हैं, वो कैंडिडेट आते हैं और पार्टी की लीडरशिप के सामने अपना इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि कमिटेड और लॉयल्टी रखने वाले और जो पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं, ये उनका राइट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है, फील्ड में है। मैं खुद ननकाना जिला पीपी 133 का उम्मीदवार हूँ और कैंपेन करता आज भी की, बल्कि आज नॉमिनेशन फॉर्म हमने सबमिट करवाए हैं। आज पहला दिन था क्योंकि पार्टी की तरफ से डायरेक्शन थी और अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली हम मेहनत कर रहे हैं, घर-घर जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं। तमाम पार्टीज का हक है और तमाम मेहनत करते हैं। अब देखें कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नजर भी आते हैं, मेहनत भी होती है, कोशिश भी होती है और सिंध के हालात का हमें भी पता है, दूसरी पार्टियों को पता है। उसी तरह पंजाब है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है और मैं समझता हूँ कि जो उम्मीदवार मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट्स, असरात, तासरात वोटर्स के नजर आते हैं। वो एनालिस्ट को भी हैं, वो जो सोसाइटीज के लोग होते हैं उनको भी नजर आते हैं और जो मीडिया पर्सन बड़ी फहम फरास्त रखते हैं वो नजर आती हैं। जहां पर हमारा कैंडिडेट अच्छा है उसके असरात भी होते हैं और जो कमजोर होते हैं, जो वीकनेस होती है, कैंडिडेट्स को भी पता होता है, को भी पता होता है। लेकिन सब मेहनत कर रहे हैं। जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को बनारे पाकिस्तान में की थी कि हम तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत कर रहे हैं और सबके साथ मिलकर अगर आपका कोई राणा साहब, अगर आपका कोई कमजोर उम्मीदवार जीत गया तो फिर मैं क्या कहूं कि मेहनत आपने की। आप जो मर्जी कहें, ये सिद्दीकी साहब आपको हक है कि जो हमारा कैंडिडेट कमजोर होगा, जो हल्के में नहीं होगा, जो पहले काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुआ होगा और वो एमपीए यकदम बनता है, तो एक बात ज़हन में रखें, हर वार्ड, हर पोलिंग स्टेशन पर जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो किसी भी पार्टी के होते हैं, वो अपनी पार्टी के लिए शाना बशाना कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं। ये किसी को नहीं हक हासिल होता कि एक पार्टी कमजोर है तो उसके कारकुनों को कुचल देगा या उनके ऊपर से कोई गुजर जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं, ना होता है, ना हो सकता है और ना ही अच्छा, यानी इस हद तक शफाफियत के मामलात है। मैं आपकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हो रहा हूँ। मैं अभी चाहूँगा कि फर्दर इसको आप एक्सप्लेन भी कर दें मेरे लिए, लेकिन बैरिस्टर साहब की तरफ चलते हैं। बैरिस्टर साहब, आप इतना गिला कर रहे हैं इन लोगों से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और निगरान आपकी तरफ जो है वो मुतासिबाना रवैया रखते हैं, बाकी भी आपको सिस्टम से गिले शिकवे हैं। राणा साहब की आपने खूबसूरत बातें सुनी है, वो किस तरह से बता रहे हैं कि कितना साफ शफाफ इलेक्शन डे होने जा रहा है। मसला हमारा ये है कि हम सिर्फ इलेक्शन डे तक ही है, 9 तारीख की आपकी जो तैयारी है कंटेनर की, उसके बारे में नहीं सोच रही है। देखिए राणा साहब माशाल्लाह जितने मुतमईन है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है भाई। इतना इत्मीनान तो कभी भी इन्हें नहीं होता, इतना इत्मीनान कि इंतखाबात बड़े ही मुनसिफाना और शफाफ होने जा रहे हैं
ये किसने इन्हें इतनी यकीन दहानी करा दी है कि इनके यकीन का वो मयार है कि अल्लाह अल्लाह रश्क आने लगा है। लेकिन बहरहाल बड़ी बात है, अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल वर्कर को इतना ही पुर यकीन होना चाहिए और एकान से पुर होना चाहिए। लेकिन हम किसी से कोई गिला नहीं कर रहे। हम जो मारूजी हालात आप लोग बयान करते हैं, मीडिया बयान करता है, और राय आमा जिस तरह दिखा रही है, मामला जिस तरह देखे जा रहे हैं, हम उसी पे तबसरा करते हैं। आप सवाल करते हैं तो हम जवाब देते हैं, अपनी मर्जी से कोई गुफ्तगू करके नहीं जाते हैं। आप सवाल उठाते हैं, राय आमा और दानिश्वर तबका सवाल उठाता है कि वो मियाँ साहब जो 6 साल पहले रियासत के सबसे बड़े मुजरिम थे, हर इदारा ये साबित करने पर लगा था, नैब से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि इनसे बड़ा मुजरिम नहीं है कोई, और आज सारे वो इदारे ये साबित करने में लगे हैं कि इनसे बड़ा कोई बेगुनाह नहीं है। किसी ने पूछा ही नहीं कि मियाँ साहब आप बीमार हो के 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे, आप 4 साल के बाद क्यों आए हैं, क्या वजह है? किसी ने कुछ नहीं पूछा। और मियाँ साहब को आते हुए, जो कि उनकी शराइत के ऐन मुताबिक है कि मैंने जेल नहीं जाना, कोई भी कानून का तालिब इल्म नहीं था ये कर सकता दावा कि मियाँ साहब वापस आएंगे और जेल में नहीं जाएंगे, या कोई मियाँ साहब की जगह पे होता। तो वो सारे मामला आप लोगों के सामने हैं, किस तरह क्या हो रहा है, किस तरह जो मामला नजर आते हैं, तो हम उसी पे तबसरा करते हैं। बहरहाल हमें हमेशा से, आज से नहीं, मैं तो जब से पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, अपने बचपन से अगर बात करूं तो 1988 के इलेक्शन की मुझे एक है याद, तो उससे ही हमें पीपल्स पार्टी को आदत है मुक्तदरा के बनाए हुए इत्तेहादों के खिलाफ लड़ना, लाडलों के मद्दे मुकाबले आना, जहरीले प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना। हमारी अक्सरियत को दबाया जाता है, उसके बावजूद हम जीत के आते हैं, और बहुत से हीले बहाने किए जाते हैं कि हमें हुकूमत ना मिले, लेकिन फिर भी हम हुकूमत में आते हैं। तो ये इनका अपना, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं, तो ये अपना अपना दोनों का हुनर है। लेकिन बड़ी मजे की बात है कि 45 साल पहले जहां से सियासत शुरू की थी, आज दोबारा ये उसी मंजिल मकसूद पर बैठे हैं, पहुंची वहीं पे ख्वाब जहां का खमीर था। तो हम समझते हैं सच बिस्मिल्लाह जी, आइए, अच्छी बात है, इतने पुर यकीन है। लेकिन ये मामलात सिर्फ अपने पुर यकीन होने पे ना हो। हमने ये कहा कि जब से मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब के साथ हमने मिलके उन्हें हुकूमत बना के दी, और जब ये बिल्कुल मियाँ साहब का पाकिस्तान में आना नामुमकिन चीज था, मियाँ शहबाज शरीफ जेल के दहाने पे खड़े थे, लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब ने कोई अवाम के एजेंडे के ऊपर अपनी इत्तेहादी जमातों से, अपने पुराने दोस्तों से कोई मुलाकात नहीं की है। हाँ, ये कर रहे हैं कि वो जमात जिसने हमेशा मुश्किल वक्त से इन्हें, उन्हें छोड़ के उनके मुखालिफ इत्तेहाद पे इत्तेहाद बना रहे हैं। कभी सिंध तशरीफ ले जाते हैं, कभी हमारे बंदे तोड़ के बलूचिस्तान से शामिल करने लगते हैं। तो फिर हम आपके जख्मों पर मरहम सरफराज बुगटी साहब की सूरत आया तो है, आप अब भी खुश नहीं हैं? नहीं, मरहम क्या आना है। देखिए, जो बलूचिस्तान के हालात हैं, सरफराज बुगटी साहब भी, पहले उनका इंटरव्यू है, वो कह रहे थे कि अगर मैं जाता तो नून लीग में जाता। ये 2 महीने पहले की बात है। लेकिन वो पीपल्स पार्टी की तरफ आए तो उनका आना मैं फितरी समझूं? सुन लेना, बतौर वजीर दाखिला जब उन्होंने हालात देखे हैं और उन्होंने अवाम की नब्ज पे हाथ होता है, इदारों की रिपोर्ट्स आती हैं, आप देखते हैं कि कौन सी जमात अवाम के दरमियान वर्कर्स कन्वेंशन कर रही है, अवाम के दरमियान अपना बयानिया रख रही है, अवाम के रियल इशूज को, कोयटा बलूचिस्तान के क्या इशूज हैं, सिंध के क्या इशूज हैं, पंजाब के क्या इशूज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी नब्ज पे हाथ रखती है, तो अवाम उसके साथ जाती है। तो फिर हम तो वर्कर कन्वेंशन में शमूलियत कर रहे हैं ना। हम तो इस तरह नहीं होता कि हम किसी होटल में बैठे हैं और रातों रात 30 तीतर शिकार करके बोरी में डाल के रात वापस आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इनका यकीन है वो इसमें कन्वर्ट हो कि तमाम जमातें जो कि पाकिस्तान की जिम्मेदार सियासी जमातें हैं, वो एक एजेंडे की तरफ आए, वो मिसाके मईशत हो, वो पाकिस्तान के इदारों को किस तरह बेहतर करना है, पाकिस्तान का वो इदारा, नैब जैसा इदारा जिससे अब ताउफुन उठने लगा है, उसकी लाश अब दफनाने का वक्त है। और यानी आपकी गुफ्तगू भी एक बात मुझे पूरी जो है वो पूरी कर लेने दे, एक बात से प्लीज कर वो इदारा जो 6 साल पहले
एक शख्स को मुजरिम बना रहा था और आज बेगुनाह कह रहा है। ऐसे इदारे को दफना के एक ऐसा इदारा बनाया जाए एहतसाब का, जिसमें सियासतदान, जज, जनरल सबका एहतसाब हो, ताकि सियासतदानों के दामन पे ये जो दाग लगे हैं वो भी मिट सके। चलें, ये दाग कब तक मिटेंगे ये तो खैर हमें इंतज़ार ही करना होगा। ये इंतज़ार कितना तवील है ये भी एक सवाल है। खैर इजहार साहब, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि नज़र करम है तो फिर हमारी तरफ क्यों नहीं, और ये मजमूई तौर पर हमारी सियासी जमातों का गिला है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि जो हमने इस्टेब्लिश किया नुकता वो इंतखाबात की शफाफियत का, और उसमें जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ये इल्ज़ाम आ जाता है कि वो गैर जानिबदार नहीं है बल्कि जानिबदार हैं, मुतनाज़ा शख्सियत हैं वगैरह वगैरह, जो कल एक पूरा मोमेंटम बना, एक वेव बनी, ये आप नहीं समझते कि एक इस सारे दिन को, इस प्रोसेस को ख़राब करने के साथ साथ जो वोटर है या उस दिन निकलने वाला बंदा है उसको भी आप बैकफुट पे लेके जा रहे हैं? ये इश्यूज़ कब तक एड्रेस हो जाने चाहिए थे, ये एड्रेस हो क्यों नहीं रहे एक ऐसे फेज़ में कि जब बिल्कुल इंतखाबात सर पर हैं तब ये मसले आ रहे हैं? ये बहुत पहले के इश्यूज़ नहीं थे जो एड्रेस हो जाने चाहिए थे? सदीक़ के सवाल का जवाब देने से पहले दो पॉइंट्स हैं जो मैं उठाना चाहता हूँ, एक तालिब इल्म की हैसियत से बहुत अदब के साथ। पहला मेरा पॉइंट ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आधी दुनिया का सफ़र तय करके लाहौर तशरीफ़ लाए हैं, कोयटा भी वो गए, लेकिन अब जब वो इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का और टिकट दे रहे हैं, तो क्या ये बेहतर ना होता कि वो पेशावर तशरीफ़ ले जाते, कराची तशरीफ़ ले जाते और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू वहाँ करते? तो लाहौर में बैठकर जिस तरह वो सबको तलब फरमा रहे हैं, उससे ये तासुर पुख्ता हो रहा है कि तख्त लाहौर जो है वो बहुत मजबूत है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि देखें, पहले नवाज शरीफ साहब पर सारे दरवाजे बंद थे 2018 के बाद। आज जिस तरह खुल जा समसम हो रहा है, सारे दरवाजे उन पर एक एक करके खुल रहे हैं, उन पर केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको सहूलत अदलिया भी सहूलत दे रही है, नैब भी सहूलत दे रही है। तो क्या एक और वज़ीर आज़म जिसको फांसी दी गई उसका केस भी आज रीओपन हो रहा है, उस पर भी बहस हो रही है। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि कल यही कुछ इमरान खान के साथ नहीं होगा? पहले नवाज शरीफ साहब को हर जगह से हटाया गया, अब उन्हें हर जगह पर लाया जा रहा है। तो क्या हम ये पूछ सकते हैं कि क्या कल इमरान खान साहब के साथ भी क्या यही होगा? कुछ अरसे के बाद उन पर भी ये सब कुछ खुल रहा होगा और फिर अदलिया बैठी हुई होगी और फिर ये सारे केसेस रिविजिट हो रहे होंगे। ये सवाल है जो तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पर, सियासत के तालिब इल्म के तौर पर जहन में आता है, और इसका जवाब जो है वो आप ये बताइए कि इसका जवाब कौन देगा? क्या हमारे यहाँ ऐसा ही होता रहेगा कि एक को मुजरिम बनाया जाएगा, फिर उसे शफाफ किया जाएगा, फिर एक और को मुजरिम बनाया जाएगा, फिर उसे शफाफ किया जाएगा? ये किस किस्म का हमारा मुल्क है? ये किस किस्म की सियासत है? ये किस किस्म का अदल है? ये किस किस्म का इंसाफ है? ये कैसा प्रोसेस है? किस पर हम यकीन करें, किस पर यकीन न करें? अब आपने जो पूछा है, तो जनाब गुजारिश ये है कि वो जो गांव में बैठा है ना, जो आदमी वोट दे रहा है, उसको तो पता ही नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है और वकील जो हैं वो क्या कह रहे हैं। आप अवाम की बात करें। ये जो चोंचले हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और उनके दूसरे जो एतराज़ात करने वाले हैं, इनका अवाम से क्या ताल्लुक है, वोटों से क्या ताल्लुक है? तो अवाम की किसी को फिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं है। आप 8 जो फरवरी है उसको देखें। इलेक्शन अगर सही होते हैं ठीक है, इलेक्शन कमीशन की गलती या उसकी शफाफियत ये उसके बाद पता चलेगी। पहले हम किस तरह कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ये खलत मबहस वाली बात है, लोगों को उलझाने वाली बात है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि चूंकि वो जिस तरह कहा था ना हाली ने कि कुछ और कुछ ना हो, हाली तो नुक्ताचीनी कीजिए, तो चूंकि कुछ ना कुछ कहना होता है, हर तबके ने, हर कम्युनिटी ने, हर शोबे ने अपनी दुकान चलानी है, तो किसी पर हमला कर दिया जाए तो उसको ज़्यादा अखबारात में, प्रेस में, मीडिया में कवरेज मिलती है। अदरवाइज ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर बात की जाए, इस पर वक्त ज़ाया किया जाए।
इलेक्शन आने दें, जो होगा साफ पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी परफॉर्मेंस ठीक न दिखाई वो भी पता चल जाएगा, और उसके बाद फिर रेमेडीज हैं, कोर्ट्स हैं, एहतजाज कर सकते हैं। तो उस दिन क्या पता कि वो कामयाब हो जाए और इस इम्तिहान में से कामरान होकर गुजरे। तो ये सब देखने की बातें हैं। लेट्स सी विद द इलेक्शन डे का वेट कर लेते हैं, उससे पहले होता है कयास करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। खैर, ये तख्त लाहौर वाली बात जो है राणा साहब, ये बड़ी परेशान कुन है। आप कोयटा तक गए, आप पेशावर नहीं गए, आप कराची नहीं गए, लोगों को आप बुलाकर यहाँ पर टिकट्स दे रहे हैं। क्या वजह है कि आप एक तो आवाम के पास नहीं जा रहे, बंद कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, जिस तरह से आपके मुखालिफिन आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मामलात को तय कर रहे हैं, और दूसरा ये जो रवैया है, अंदाज है, ये भी तो अवामी नहीं है। और इसमें फिर ये भी ऐड कर लें इज़हार साहब, जिस तरह कह रहे हैं, ये गारंटी ले ली है कि कल को जैसे आपके साथ आज शफकत हुई, उनके साथ नहीं होगी जिनके साथ आज सख्ती है। सिद्दीकी साहब, कौन सी शफकत? ये जबान से बात कितना आसान है। कभी किसी ने ये महसूस किया कि एक 3 दफा रहने वाले प्राइम मिनिस्टर को जब 2017 में निकाला गया, किसी में जुर्रत और हिम्मत है किसी के से बात करने की? वो पनामा वाला ड्रामा कहां गया? 2016 में नवाज शरीफ ने IMF को खैर कह दिया, मुल्क आगे की तरफ जा रहा था। 48 रुपए किलो चीनी थी, 72 और 67 रुपए पेट्रोल और डीजल था, 4 रुपए की रोटी थी, 2 रुपए की रोटी थी। उस वक्त भी पेट में दर्द उठता है, हसद की आग में उलझते हैं। और जब पाकिस्तान आगे तरफ जा रहा था, बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में कितने लोग निकाले गए? मुझे बता दिया जाए, पूरी दुनिया में कितने बाप बेटों से तनख्वाह लेते हैं, और अगर बाप तनख्वाह नहीं लेता तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, या 2/3 अक्सरियत हो तो उसको प्राइम मिनिस्टर की सीट से निकाल दिया जाए। ये हामिद खान जिंदा है, जो 2.5-3 महीने पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया था। नवाज शरीफ के केस कोर्ट में जाने से पहले फैसला कर दिया गया था कि नाहल करना है। तो फिर मुझे बता दें, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को फारग कर दिया गया। फिर 2002 में इलेक्शन कंटेस्ट करने की इजाजत नहीं थी। फिर 2008 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, 2013 में आए, अल्लाह ने की, वो प्राइम मिनिस्टर बने, और मुल्क के अंदर 18 की लोडिंग थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी, दिन रात धमाके होते थे, 85-90 हजार लोग शहीद हो चुके थे। नवाज शरीफ सबके पास गए, सबको साथ लेकर चले, और 16 जून 2014 को ज़र्ब-ए-ज़ब का आगाज किया, 12,000 में बिजली पैदा की। इसके बावजूद मैं समझता हूं तमाम पार्टियां काबिल एहतराम। भाई, ये नहीं बात किसी ने की कि जब नवाज शरीफ को बेटे खान ना लेने के जुर्म में निकाला गया, जब वो अपनी बीवी की इजाजत करने के लिए जेल भुगत के बाद में वहां गए, तो वहां 24 अक्टूबर को जो 2017 को जो सजा, दोबारा बेल कैंसिल हुई, और जब 13 जुलाई 2018 को वहां से आते हैं, सबको पता है ना, और जेल काटने आते हैं। तो मुझे बता दे, सारे जो अरस्तु खान हैं, कितने लोगों ने जेल काटी, और जेल काटने के बाद मुझे सब लीडर हों या कारकुन हों, 1 घंटा भी बेगुनाह किसी ने जेल काटी है तो नहीं काटनी चाहिए। भाई, नवाज शरीफ तो अपनी बीवी को छोड़कर अडयाला जेल गिरफ्तारी देने आए, साथ मरियम नवाज शरीफ आई। मरियम नवाज शरीफ की वालदा मौतों कश्मकश में थी, दोनों आकर गिरफ्तारी दे दी। इलेक्शन हो रहा था 25 जुलाई 2018 को, तो उस वक्त तो किसी को नजर नहीं आया कि नवाज शरीफ, एक सेकंड राणा साहब, किया गया था एक इसमें नवाज शरीफ और मरियम को गिरफ्तार करना है, तो नवाज शरीफ की बीवी की डेथ। एक सवाल कर लूं इसमें राणा साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अगर इस सवाल का आप जवाब दे दें। आज सिद्दीकी साहब, अगर 7 साल बाद नवाज शरीफ को इंसाफ मिल रहा है, तो भाई हम कहते हैं कि हमने पहले भी अदालतों के अहकामात माने, आज भी माने। वो आते हैं, भाई नवाज शरीफ जेल से निकलकर वो कोट लखपत जेल से खुद ही चले गए थे नैब की कैद का। उसके लिए तो शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देनी चाहिए, उन्होंने वो स्टैम्प पेपर साइन किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आपका जो गिला है कि ये सारा कुछ हुआ, आप आए, आप जेल गए, आप एक सेकेंड राणा साहब 16 महीने का वजीर आजम आपका था, उस वजीर आजम ने उन्हीं लोगों के साथ काम भी कर लिया। छोटा भाई नहीं लड़ रहा बड़े भाई का केस, तो मैं क्या लड़ूं? तो आप क्यों परेशान हैं? आप ये मैं तो इसलिए परेशान हूं कि आज अगर मैं ये कहता हूं,
अगर सदीकी साहब जी मैं ये कहता हूं कि किसी पर झूठा मुकदमा नहीं बनना चाहिए, 9 मई वाला मुकदमा झूठा है तो इमरान खान न्याजी को फौरन पर रिलीज होना चाहिए। ये अदालतों का काम है, ये स्टेक होल्डर्स का काम है। अगर 9 मई वाला वाकया हुआ है तो आप देख ले, और अगर उसमें लोग ना है तो उनको रिलीज होना चाहिए। लेकिन ये बात कहना बड़ा आसान है। ऐसे केस में अगर जरदारी साहब ने 10 साल 9 साल 11 साल सजा काटी है तो मैं समझता हूं उनको भी नहीं काटनी चाहिए थी। उसके बाद वो बेगुनाह हुए ना, बरी हुए, और अगर कोई और है तो वो जायज। अगर नवाज शरीफ बरी हो जाए तो वो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कानून की खिलाफ वर्जी हो जाए। भाई हम मेहनत कर रहे हैं, नवाज शरीफ बलोचिस्तान गए हैं 2017 में, हमारे वहां सराउल अजहरी खान चीफ मिनिस्टर को फारग किया गया था, और फिर ऐसे मुक्के भी लहराए जाते थे। हमें भी पता है वर्कर है, मोस्ट वेलकम। जरदारी साहब लाहौर आए, पंजाब है उनका, नवाज शरीफ कोटे तो फिर पे दर्द। और अगर यहाँ इंटरव्यू करते हैं, अब पार्टी देखना आपका प्रोग्राम है, आप आप बैरिस्टर साहब आप गिला सुन रहे हैं राना साहब का, आप मुक्के लहराते हैं, पहले आप उन्हें शिकस्त देते हैं, उनकी बनी बनाई सेटिंग को खराब करते हैं, मुक्के भी लहराते हैं, क्यों लहराते हैं आपसे पूछता हूं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर साहब, आपने राना साहब का गिला सुना कि किस तरह से 2017 में उनकी हुकूमत थी बलूचिस्तान में, आपने उसके साथ क्या किया, फिर मुक्के लहराए, फिर दूसरा उन्होंने हवाला दिया आसिफ अली जरदारी साहब की जेल का और बाद में उन मुकदमात में आपकी बरीयत का। तो आप आज कैसे शिकवा कर सकते हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो फेवरेट हैं और उनके लिए सारा कुछ किया जा रहा है? आपके साथ भी तो ये शफकत हुई राना साहब के बकौल। राना साहब जज्बाती हो जाते हैं आजकल, मुस्लिम लीग वाले समझते हैं वो फिर वो मंजिलें तय करने लगे हैं तकब्बुर की, और एकदम अपना टेम्परामेंट भी लूज कर जाते हैं, और फिर वो जुबान से गारे एकदम इनके निकलते हैं। मेरा आज ये दिन में चौथा प्रोग्राम है और सारे दोस्तों का भैया यही रहा है, हमें नहीं पता क्या बात है। इतना अभी से ही वो हुक्मरानों वाला और हुक्मरानी भी वो वाली कि जिसमें तकब्बुर आ जाए वो शुरू हो गया है। देखिए 2017 की हुकूमत का ये रोना रो रही है, पूरी जमात का बयानिया ये है, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, अगर ऐसा ना होता तो मुल्क एशियन टाइगर बस बनने वाला था चंद दिनों में, 4 सालों में तो नहीं था बना, बस वो जो 9 महीने ने थे ना उसी में बनना था, वो नहीं बन सका। लेकिन हमारा एक सवाल है कि 2012, उस वक्त ये 2017 को जजों की साजिश कहते हैं, 2012 में मियाँ साहब यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए इफ्तिखार चौधरी के पास गए, मुक्के लहराते हुए बाहर आए, हुकूमत तोड़ी और फिर बड़े खुश हुए। वो जजों के साथ कैसे साजिश थी? उस वक्त जजों के साथ साजिश किसने की? हमने। अच्छा, जब ये 2017 में गए हमने साजिश नहीं की, हम कोई पटिशनर नहीं बने, हम कभी जजों के पास किसी की हुकूमत गिरवाने नहीं जाते। बलूचिस्तान में जो किया हमने वो पॉलिटिकली किया, पॉलिटिकल एक था, वहां पे अदम एतमाद आया, तो हमने क्या किया वहां पे? कोई जजों से साजिश करवाई है? कुछ नहीं करवाई, पॉलिटिकली किया। वही काम हमने अदम एतमाद अगर बलूचिस्तान में किया तो इनके साथ मिलकर मरकज में इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ भी किया। तो एक अदम एतमाद तो एक आईनी तरीकाकार है, लेकिन आपने जो गैर आईनी कदम यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत के खिलाफ किया कि आप उस पर शर्मिंदा हैं, आपने माजरत की है, आपने क्यों चलती हुकूमत और जमहूरी हुकूमत जजों के साथ तोड़वाई? तो ये सवाल है, हमने तो आपकी 2017 में भी नहीं तोड़वाई। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि मियाँ साहब आए। अच्छा, मियाँ साहब हमेशा इलेक्शन से पहले ही गिरफ्तारी देने क्यों आते हैं? इलेक्शन से चंद दिन पहले, और फिर 4 साल चले जाते हैं, और फिर उसका ये कहते हैं। बहरहाल मियाँ साहब खुशकिस्मत है जी, अल्लाह ताला उन्हें मुबारक करे उनकी ये खुशकिस्मती। लेकिन हमें तो मियाँ साहब के बनाए गए मुकदमात में 9.5 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा गया मुशर्रफ दौर तक, और बेल एज अ राइट भी नहीं मिली। इतनी देर किसी को नहीं रखा जाता, कोई मुझे मुजरिम बताए कि जिसकी बेल ना हो। 9.5 साल बेल तक नहीं दी गई, जब मियाँ साहब डील करके भी जा चुके थे। जिनकी हुकूमत टूटी थी मुशर्रफ से, आसिफ अली जरदारी उसके बाद भी 4 साल जेल में रहा है इन्हीं के मुकदमात के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि अगर आज मियाँ साहब के मुकदमात धड़ाधड़ खत्म हो रहे हैं तो क्या जैसे बने थे वैसे ही खत्म होने चाहिए? हमारे दोस्त गुस्सा क्यों करते? आइए बैठे, इंतजार कर लेते, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाते। आपने भी माना कि आपने हमारे सारे केसेस गलत बनाए थे, और आपके भी जो केसेस बने अगर गलत बने हैं तो एक जगह पे रखें सबके केसेस को, सबके केसेस माफ हो। ये तो तरीका नहीं है ना भाई
कि हम आप जब जेल में हो तो हम आपकी अयादत करने जेल तक जाएं, आपकी तीमारदारी करें, आपके बाहर इलाज करने के लिए आवाज उठाएं, और आप जब आए अकेले के लिए अपना काम करके तो इधर उधर हो जाएं और फिर गुस्सा करने लगे जब आपको कहें, और आप फिर माने भी ना। बैरिस्टर नहीं, साहब, ऐसी कोई बात आप नहीं। ये जो शिकवा जी, कर रहे हैं, इसमें शिकवे में मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये आपको भूल गए, या आप ये चाह रहे हैं कि ये आपकी तरह आकर आवाम से बात करें? क्योंकि कहीं कहीं ये लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि हमें भी साथ ले लो। ना ना ना, ये बात नहीं, मैं एक असूली बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे ही मुकद्दर में क्यों है कि जुल्फिकार अली भुट्टो 44 साल के बाद अदालत को याद आता है? ये हमारा ही मुकद्दर क्यों है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातलों के बारे में अदालतें खामोश हैं? ये हमारा ही मुकद्दर क्यों है कि आसिफ अली जरदारी के 14 साल 7 महीने किसी को याद नहीं, अपने 11 महीने नहीं भूल रहे, अपनी हथकड़ी नहीं भूलते। आपकी तकरीरों को सजाता कौन है? एक वजीर आजम जिसे फांसी दे दी गई, एक वजीर आजम को गोली मार के शहीद कर दिया, कौन है वो? मेरे लीडर्स हैं। उसके बाद फिर आप भी आ जाते हैं, एंट्री डालते हैं कि मुझे भी हथकड़ी लगाई गई, और उस हथकड़ी का बदला ये आप लेना चाहते हैं कि मुझे चौथी दफा वजीर आजम बनाओ। तो जो हमारे साथ हुआ है उसका क्या बदला, उसका क्या अजर? हम ये कह रहे हैं कि अगर मुकदमात गलत बने हैं तो फिर सबके गलत बने हैं, तो सब कुछ तरीके से एक कानून बनाए, एक कमीशन बनाए जिसके अंदर सबके मुकदमात आए। ये नहीं है कि एक बंदा कोई अपनी पसे पर्दा डील करे और उसके धड़ाधड़ केसेस खत्म होने लगे, या सब फिर हमारी तरह ट्रायल पे है। आसिफ अली जरदारी की तरह 11, 12, 13 साल जेलों में रहे और अपने मुकदमात का सामना करें। फिर ये नहीं कि आप डील करें और आप घर पे बैठ जाए और हमारी आप सारी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दें जेलों के अंदर। मैं ये बात कह रहा हूँ, कानून एक साल आए, यानी फिर सबके लिए, और ये बड़ी वैलिड बात है वो ट्रुथ कमीशन वाली और मामलात को परखने वाली। मैं इजहार साहब आपकी तरफ आते हुए इसी मामले को, ये जो बैरिस्टर साहब जिस तरफ इशारा, आपने गिले तो खैर दोनों के सुन लिए, हम प्लीज प्लीज आप कर लें। मैं अब रियायत नहीं चाहते, मैं कह रहा हूँ कानून एक जैसा तो करे ना यार। हाँ। किसी को लाडला जरूर बनाए लेकिन हमें सुतेला ना समझे यार। हाय हाय। हमें क्यों सुतेला समझते? ये रियासत से सवाल है। चलें चलें, देखते हैं आपको इस सवाल का जवाब कब मिलता है। मैं जरा इजहार साहब आपकी तरफ, ये जो गिले शिकवे हैं, एक 2017 का अपना गिला लेकर बैठे हुए हैं राना साहब, बैरिस्टर साहब अपने 2012 के मामला जो है उनको बता रहे हैं कि किस तरह से हुआ सारा कुछ। अभी हमारे पुराने मसाइल हल नहीं हुए, हमने उनका हल तलाश नहीं किया, और ये नहीं तय हुआ कि ये सही था, ये गलत हुआ, और जो गलत हुआ उसको सही कैसे करना है। तो हम कहाँ फिर वो 8 फरवरी 2024 की तरफ देख रहे हैं? अभी तो हमें 2008 से ऑनवर्ड 18 तक मामलात को या 22 तक मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हम तो माजी से नहीं निकल रहे, मुस्तकबिल से हमारा क्या ताल्लुक? सिद्दीकी साहब देखें, हमारा तो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। अच्छा, लिखने वाले का ताल्लुक हो भी नहीं सकता। जो गिले शिकवे नून लीग वाले कर रहे हैं, जो वो अपने ज़ख्म दिखा रहे हैं, वो भी जायज़ हैं। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी वाले बात कर रहे हैं वो भी जायज़ है। सबको अपने अपने ज़ख्मों की पड़ी है, सबको ये पड़ी है कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई। लेकिन सिद्दीकी साहब, यहाँ एक और भी फरीक है, और वो फरीक है अवाम। मैं ये सोच रहा था कि ये इलेक्शन का जो फीवर है ये शुरू हो गया है, इलेक्शन का मौसम आ गया है। क्या किसी पार्टी ने कोई ऐसा प्रोग्राम दिया है कि जिससे अगले 4 साल में, 5 साल में, मिसाल के तौर पर खानगी का जो है वो हमारी 100% हो जाए, हमारी तालीम जो है वो ज़्यादा हो जाए, ज़री इस्लाहात हमारा, आप देखें कि जो सरदारी सिस्टम बलोचिस्तान में राइज है वो शायद इस वक्त दुनिया में कहीं भी नहीं है। शायद अफ्रीका के किसी बनाना रिपब्लिक में हो या शायद किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री में हो, लेकिन महज़ब दुनिया में ऐसा सरदारी निज़ाम राइज है। जो हमारे यहाँ ज़राअत का हाल है, ज़री इस्लाहात हमारे यहाँ नहीं हुई। नेक्स्ट डोर इंडिया में उन्होंने 1951 में ज़री इस्लाहात कर दी थी। हमारे यहाँ देखिए कि आप कितनी बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, और वो जो वडेरा या जो जागीरदार है उसकी इजाज़त के बगैर उसका हारी जो है, उसका मुजारे जो है, वो वोट भी नहीं डाल सकता। औरतें आती हैं हवेलियों में, बीवियों से पूछती हैं कि जी असी किस निशानी के उत्ते ठप्पा लाना है। फिर आप देखें, कोई पार्टी हमें ऐसा प्रोग्राम दे रही है कि हमारी मईशत मुस्तहकम हो जाए, कोई पार्टी ऐसा प्रोग्राम दे रही है कि हम ये कशकौल लेकर IMF जो हमारे अवाम की भी और हुक्मरानों की भी, उसमें ये सब हुक्मरान शामिल हैं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले। और जब ये लोग हुकूमत में आते हैं
और IMF की ये मिन्नतें करते हैं, तो हमें दर्द होता है कि ये हमारे सियासतदान हैं, इनको क्यों जाकर वहां पर कशकोल उठा के करना पड़ता है। अवाम तो नहीं जाते, यही लोग जाते हैं। तो क्या ये हमें कोई ऐसा प्रोग्राम देंगे कि हमारी पूछ लेते हैं। मईशत जो है वो इस कैदो बंद से, इस फलाकत से, इस मफलूकुल हाली से निकले? कि हमें कोई ऐसा प्रोग्राम ये पार्टियां क्यों नहीं दे रही कि हमारी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेगी, हमारी इंपोर्ट किस तरह बंद होगी। अच्छा, फिर हमारा ब्रेन ड्रेन देखें, अभी सब शोर मचा रहे हैं कि इतने लाखों लोग चले गए हैं। तो ठीक है, आप अपने जख्म दिखाएं, आप अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो दिखाएं, लेकिन कोई प्रोग्राम भी तो दें ना। दूसरे मुल्कों में अपोजिशन की शैडो कैबिनेट्स होती हैं, वो अपोजिशन के पास भी वजीर तालीम एक होता है, उसके पास भी सनत का होता है, वो सब अपने वो अपने मसाइल को हल करने में संजीदा होते हैं इजहार साहब। तो मैं तो इनसे ये पूछता हूं, सब पार्टियों से, किसी एक से नहीं, सब पार्टियों से, कि आप अपने गिले बिल्कुल रखें, अपने जख्म जरूर दिखाएं, लेकिन हमें कुछ प्रोग्राम भी तो दें ना। प्रोग्राम मैंने अगर तो खैर एक ही था, वो तो मैंने इसलिए नहीं, मेरी अर्ज नहीं, मेरी बात सुने मुझे। मैंने अगर वोट देना है तो मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मियां साहब कैद रहे या जरदारी साहब कैद रहे। मैं वोट इसलिए दूंगा कि मुझे मियां साहब या जरदारी साहब एक प्रोग्राम दें, जिससे मुल्क आगे बढ़े, सनत की बात करें, ज़राअत की बात करें। मैं जरा इनसे इनके प्रोग्राम पूछ लेता हूं इजहार साहब। सारे प्रोग्राम होंगे ये तो यकीनन अवामी मसाइल हैं। पहले बैरिस्टर साहब कुछ पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं राना साहब की तरफ चलता हूं। जी बैरिस्टर साहब। मैंने तस्दीक करनी है इस बात की जो इजहार साहब फरमा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बजा फरमा रहे। और मैंने बात का जो आगाज किया था, मैंने कोई अपने दुखड़े सुनाए नहीं ना, हमारे दुखड़े तो बहुत बड़े हैं, हमने कब जलसों में सुनाए। मेरा मकसद ये था कि अपने दुखड़े ना सुनाए। हाँ। मैंने पहले भी यही अर्ज किया था कि मियां साहब वापस आए, उन्हें चाहिए था सारी जमातों के साथ बैठते, हम एक एजेंडा बनाते मिसाके मैशत का, जिसपे अवाम को बहरानों से निकालते। ये मैंने पहले बात अपने इंट्रो में, जब आपका पहला मेरा सेगमेंट था उसमें मैंने ये बात की है। क्योंकि हमारे दुखड़ों, मैं तो कह रहा हूं कि भुट्टो शहीद की फांसी से भी बड़ा दुखड़ा ये है कि जो लोग इस जिंदगी में फाए लगे हुए हैं, जो जिन्हें 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, और सबसे मुश्किल काम ये अवाम का। तो मैंने तो पहले कहा, मुझे जितना भी मैंने, लेकिन मैं अब देखे ना, अब आपसे पूछने वाला हूं, मैं आप दोनों हजरात से पूछने वाला हूं, आपका वो इनकलाबी प्रोग्राम, पहले मैं राना साहब की बातों पे मैंने जवाब दिया है कि ठीक है बैरिस्टर साहब, आई नो दैट मैं जरा आप वो इनकलाबी प्रोग्राम समझ लेता हूं ना आप दोनों से, कि आप लोग क्या क्लेम कर रहे हैं और वो आया क्यों नहीं है अभी तक। राना साहब, आप एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, फिर रुक गया, फिर अब दोबारा बनाने वाले हैं, आप वापस भी आ गए। अब मुझे खुदा के लिए वो 2013 से 17 वाली कारकर्दगी मत बताइएगा, मुझे 2024 के मसाइल का हल बताएं, आपके पास क्या प्लान है, और वो इनकलाबी प्रोग्राम जो इजहार साहब आपसे पूछ रहे हैं वो किधर है? अज़हरुल हक साहब माशाल्लाह मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो जो 21 अक्टूबर की नवाज शरीफ की तकरीर थी, माशाल्लाह आपने सुना, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे। मैं तो एक देहाती वर्कर आदमी हूँ, अपने हल्के से आया हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर लोगों के पास जाऊंगा, उनकी शादी खुशी गमी में दिन रात उनके साथ होता हूँ। हमारा जीना मरना अवाम के साथ होता है। देखना ये है कि हमने ये नहीं शिकवा किया, आपने जो बात की थी भाई, जो खान साहब ने किया था, जो आप उनके साथ हुआ, तो फिर अकेले बिलावल साहब का इस्तिस्ना क्यों था भाई? नवाज शरीफ गिरफ्तार, शहबाज शरीफ गिरफ्तार, हमजा गिरफ्तार, मरियम गिरफ्तार, सनाउल्लाह गिरफ्तार, साद रफी गिरफ्तार, हाँ पार्टी की भी लीडरशिप। तो बिलावल साहब तो फॉरएवर इस्तिस्ना था उनका, हमें तो नहीं कभी इतनी तकलीफ हुई। फिर 15 साल जो सिंध, जो लाड़काना, जो कराची की तरक्की है, वो आपके सामने है, हमें तो उसकी भी तकलीफ है। जब शहबाज शरीफ जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो सब कहते हैं कि जनाब पंजाब स्पीड नहीं, पाक स्पीड है, तो ग्रीनलैंड का मनसूबा बनाए, सलाबतगान से मिले, सब कुछ होता है। तो आज स्पीकर कौमी असम्बली मैं तो नहीं हूं, मेरा ख्याल है कि राजा परवेज अशरफ साहब है और वो बैठे हुए हैं, रिजाइन कर दें, फिर सारे दुखवे शिकवे हमारे खाते में डालते हैं, खुद भी करें। बिल्कुल, जो जुल्फकार अली भट्टो की शहादत है, हमें रंज है, दुख है, तो 2008 से यार 2013 तक किनकी हुकूमत थी, क्यों नहीं वो केस पुट अप हुआ? फिर वो 1993 में केस पुट अप क्यों होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं
अब मैं अर्ज करूंगा, मोस्ट वेलकम। पीपल पार्टी वाले अपने पंजाब में कैंडिडेट खड़े करें, हमें हराने की कोशिश करें, हम मुकाबला करेंगे। सिंध में उन्होंने वो जीतते हैं, आप भी जीतेंगे, तो ये मतलब है तो जीत के करेंगे क्या? मुझे वो इनकलाबी प्रोग्राम तो बता दें। अब सुपर लाडला बनने की एप्लीकेशन लिए लिए जो फिर रहे हैं, वो मेहनत क्यों नहीं करते? वो आवाम से क्यों नहीं वाबस्ता होते? वो बार बार शिकवे क्यों करते हैं? क्या हम 25 जुलाई 2018 के इत्तेहादी थे? नहीं थे भाई, हम तो पीडीएम में रहे, पीपल पार्टी छोड़ गई, किसके कहने पे छोड़ा? इसलिए हम परेशान नहीं होते। मोस्ट वेलकम। आमिर साहब मेरे भाई हैं, ठीक है। वो लाहौर आप जीत गए, आप लाडले भी हैं, आप आवाम के वोट से जीत गए, मुझे मसाइल का हल तो बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकी साहब, हम आवाम का मंशूर लेके आए हैं। कहाँ हम समझते हैं कि को लैपटॉप एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए। हम नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये महंगाई का जो खात्मा करना है, वो तमाम आप उनकी डेली गुफ्तगू सुनते हैं, जो वो मीडिया में करते हैं, जो वो अपने वर्कर से करते हैं, जो टिकट होल्डर से करते हैं, यही करते हैं। वो तो खुद 2017 की बातें कर रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि वो एजेंडा ये था, मेरी जमानतें नहीं होनी थी। आज उन्होंने ये बात की, मुझे तो माशी प्लान नहीं मिला। आप बताएं, मुझे दोहराएं, मैं शायद लाइल्म हूं। तो जब आप इंडिया गए हुए थे जिस दिन वो 21 अक्टूबर की तकरीर नहीं, मैं बिल्कुल मीनारे पाकिस्तान में था। आप एंकर हैं, आपने मैं मीनारे पाकिस्तान में था। उस दिन भी उन्होंने कबूतर उड़ाया, और उसके बाद बताया कि औरतें हमारे जलसे में नाचती नहीं है। इसके अलावा क्या मंशूर था वहां पे? आप कबूतर छोड़ के आप चीते या शेर अपने कंधों पर रख ले, मुझे तो की होगी, मुझे दुख भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगी। नवाज शरीफ जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जीना मरना आवाम के साथ है, हम मेहनत कर रहे हैं। अभी 23-24 तक हमारे इंटरव्यू हो जाएंगे। अच्छा राणा साहब, बड़ा स्ट्रेट, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब अगर सियालकोट गए थे तो वहां भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडर ताजरों से बात की, लाहौर में भी बात की, और हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो ताजर हों या जिम्मेदार हों, वो मजदूर हों, मिल मालिक हों, उनको नवाज शरीफ साहब हम साथ लेके आगे चलने चाहते हैं। बाकी मोस्ट वेलकम। प्योर पार्टी को अल्लाह चांस दे, हमें खुशी है, हमें चांस मिल गया तो हम करेंगे, तो हम अपोजिशन करेंगे भी। 2008 में भी किया, और उसके बाद आप देखेंगे 2018 में भी अपोजिशन में गए थे। और बाकी हमें तो इतना शौक नहीं था 16 महीने की हुकूमत का, लेकिन फिर भी जो हुआ वो 16 महीने की पीडीएम और तमाम इत्तेहादी जिम्मेदार, जैसे 4.25 साल की पीटीआई है, और उससे पहले जो हमारा था, हम जिम्मेदार हैं, और जो बाकी पार्टियों का वो भी जिम्मेदार है, बाकी भी जिम्मेदार है। मैं जरा इस पॉइंट को जरा बैरिस्टर साहब, आपको इख्तिदार की ख्वाहिश थी, आपने इन्हें मजबूर किया, 16 महीने की इनकी हुकूमत बनवा के दी इनको। अवाम के पास जा रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर अवाम ने हमें वोट दिया तो हम महंगाई का खात्मा अभी तो देना है अवाम ने वोट, अभी तक तो आप अवाम के पास गए नहीं 21 अक्टूबर के बाद। खात्मा किया था, जैसे 2014 में हमने ज़रबे अज़ब का आगाज किया, और मैं समझता हूं कि फौज पाकिस्तान के बेटे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये फिर वही 2013 से 17 की कारकर्दगी आ गई। राणा साहब, वक्त की कमी है, मैं चाह रहा हूं कि जरा बाकी पैनलिस्ट को टाइम आगे गए थे। अब भी नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। मुझे बाकी पैनलिस्ट को भी टाइम देने दे राणा साहब, क्योंकि वक्त की कमी होगी, फिर ये कोई गिला ना करे, अच्छी बात नहीं है। बैरिस्टर साहब जरा क्विकली मैं चाहूंगा, आप ये जो राणा साहब ने आपके बारे में कहा, एक तो ये कि आपको इख्तिदार की ख्वाहिश थी, आपने इनको 16 महीने की हुकूमत में घसीटा धकेला, वजीर आजम बना दिया। दूसरी चीज़ ये, आपका इनकलाबी प्रोग्राम क्या है इसके अलावा कि बुजुर्गों को मौका ना दे दो, मुझे मौका दे दो, वो रोटी कपड़ा मकान मिलेगा किस तरह, एक्सपोर्ट्स किस तरह बढ़ेंगी, वो इनकलाबी प्रोग्राम जो इजहार साहब मांग रहे हैं वो उन्हें दें, अवाम है वो। पहली बात तो ये है कि हमने इन्हें कितनी मुसीबत में डाल दिया कि ये जलावतन थे, ये जेल के दहानों पे थे, जैसे खुद बता रहे हैं, और हमने इन्हें वजीर आजम बना दिया, हमने इन्हें वजीर आला बना दिया, हमने इन्हें वजीर बना दिया, और हमने इन्हें इक़्तिदार दिलवा दिया, जिसकी वजह से इनकी दोबारा हालात अच्छे हो गए। ये तो बड़ा हमने इनके साथ ना जुल्म किया है। ये हमें कहते थे हम आपको लटकाएंगे और आपको चराहों में घसीटेंगे, और हमने इन्हें वजारत उज़्मा पे बिठा दिया। तो अब ये लोग देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। दूसरी बात, अगर बिलावल भुट्टो साहब के बारे में ये फरमा रहे हैं इनका शौक है कि वो जेल में क्यों नहीं गए, तो असल में ये तो उनका एक प्लस पॉइंट है कि उनके वालिद सदर पाकिस्तान रहे, 15 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके ऊपर करप्शन का एक चार्ज नहीं है। और आपके सारे घर के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं
जैसे हमारी हो रहे हैं, लेकिन आप पे केसेस बने ना तो साहब पे, तो यही तो हम केस लेके जा रहे हैं कि एक वो शख्स जो 16 महीने वजीर खारजा रहा, उससे पहले उसके वालिद सदर पाकिस्तान रहे, वो चेयरमैन है, 15 साल से सिंध की हुकूमत है, उस पर एक केस नहीं है क्योंकि उसने इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात ये है जो आपने कहा, देखिए हमारा, अब मैं इधर उधर की लड़ाई पे नहीं चाहता क्योंकि आपने पॉजिटिव जो प्रोग्राम की बात की है मैं वो करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी का मुआशी प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसे इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया जाता या होने नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि हम रियासत की तरजीह आम आदमी को बनाए। हम ये जो सब्सिडीज होती हैं ये खाद कंपनियों को देने की बजाय हम किसानों को दें। हम मिल ऑनर को लीज के ऊपर जगह देने के, हम मजदूर के ऊपर इन्वेस्ट करें, अवाम के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि उनसे बेहतर हो। एक्सपोर्ट की आपने बात की, एक्सपोर्ट अगर आज पिछले दौर में सारा देखें तो पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ बढ़ी थी। देखिए जब तब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती जब आपकी सनतें जो हैं वो आपकी ज़राअत के साथ हम-आहंग ना हो। अदरवाइज आप कुछ नहीं बना सकते। आप ज़राई मुल्क हैं, अपनी ज़राअत को बेहतर करना पड़ेगा। उसमें आपको पाकिस्तान के लिए भी मुल्क के लिए भी फूड बास्केट बनना पड़ेगा आपके सूबों को, और दुनिया में भी ये एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जैसे हम कॉटन में करते थे, जो हमारी बेहतरीन चीजें थी, जहाँ पे कमियां रही हैं वो करें। हमारे पास तो ये भी प्रोग्राम है कि बेस्ट कॉटन जो प्रोड्यूस होती है वो बलूचिस्तान की जमीन के ऊपर है, उसे पानी पहुंचाने का सारा प्रोजेक्ट किस तरह है, कैसे है करना, उस पर हम लेके आ रहे हैं। हमने पहले भी इन चीजों पे गौर किया है। बलूचिस्तान भी एक तरक्की का रास्ता है, और किस तरह थर कोल से तरक्की का रास्ता पाकिस्तान के लिए खुल रहा है। हमने गवादर पोर्ट को दिया, CPEC साइन किया, और वो अगर ये नीली पीली ऑरेंज ट्रेन ना बनती और वो ज़राअत के ऊपर पैसे लगते, जो कि CPEC मंसूबे का ब्लूप्रिंट था असल में, अगर आप वो निकाल के पढ़े तो उसमें ज़राअत था और ज़राअत को करना था बहुत अरूज पे, और हमने एक्सपोर्ट की तरफ जाना था, जिसे महज कंक्रीट के ये बना के और ऊपर ट्रेन चला दी गई है। तो हम समझते हैं। और दूसरी बात, पीपल्स पार्टी का सबसे बुनियादी चीज ये है कि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त इलाज और मुफ्त तालीम की सहूलत, हम ही ने 25A आर्टिकल लाइन में लेके आए थे, 16 साल की तालीम मुफ्त, तो उसी के लिए काम करेंगे। सिंध में हमने ये कह देना कि मुफ्त इलाज देंगे, उसके लिए हमने करके दिखाया है कि बेहतरीन हॉस्पिटल ये हैं। आपका तो मॉडल ही टू सेल सिंध है। अब लोग सिंध की तरफ किस तरह देखते हैं, एक बहस हो सकती है। इदार साहब, मैं ज़रा चाहूँगा क्विकली आप भी इसको कंक्लूड करते हैं अपने पॉइंट को। आपने एक इनकलाबी प्रोग्राम मांगा था, दोनों जमातों ने अपना अपना प्रोग्राम पेश करने की कोशिश की। आप मुतमईन हैं या नहीं, आपको ये कनेक्ट कर पाए उससे या नहीं? वो राना साहब फरमा रहे थे कि कहूँ मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी गांव का आदमी हूँ, और गांव की ही मैं मिसाल दूंगा कि मेरे दोवें बुजुर्ग जड़े ने ना ये पानी की मधानी चला रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पेश करूंगा। वो ये कि हमारा जो पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन है ये एक टाइम बम है, ये हमारे सर पर खड़ा है। आप देखें कि हम 25 तो हम कहते हैं ना, लेकिन 25 करोड़ और 30 करोड़ के दरमियान आबादी है। दूसरा देखें कि 8% आबादी हमारी टैक्स दे रही है। तो टैक्स जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट तो हम सारे ही दे रहे हैं। मैं आपको बांग्लादेश की मिसाल पेश करूं कि कॉटन का एक पौधा पैदा नहीं होता वहां, और पूरी दुनिया में इस वक्त बांग्लादेश के कपड़े जो हैं वो बिक रहे हैं। और हसीना वाजिद जो है, वो जो माशी प्रोग्राम की मीटिंग्स होती हैं उसकी प्लानिंग कमीशन के साथ, अपनी डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ, इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ के साथ, एक मीटिंग 7-7, 8-8 घंटों की होती है। तो हमें, मेरी तमाम सियासी पार्टियों से और लीडरों से गुजारिश है कि मिल बैठ के एक प्रोग्राम बनाएं जो मईशत पर कंसंट्रेट करे, आबादी कम करने की, मिल बैठ कर प्रोग्राम बनाएं, मईशत पर फोकस करें, मसाइल का हल निकालें। वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया इजहार साहब, राना साहब और बैरिस्टर साहब, आप तीनों हज़रात के वक्त का बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर इलेक्शन डे 8 फरवरी 2024 के इनेकाद पर कोई शक व शुबा नहीं है, वो दिन होने जा रहा है, पत्थर पर लकीर है। लेकिन उस दिन की शफाफियत बड़ी ज़रूरी है, और उस शफाफियत में लोगों का इंगेज होना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ उस दिन के होने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि लोगों को कनेक्ट करें, उनको मंशूर दें, उन्हें बताएं कि आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं, उन्हें मिलेगा क्या, और वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि उस दिन से अगले 5 साल का नक्शा, और ये होगा उस वक्त जब आप आवाम से कनेक्ट करेंगे, उनके पास जाएंगे। ये फ़ोन कॉल्स और ये ड्राइंग रूम्स में बैठ के अगर मामला तय होते रहे तो मसाइल फिर यही कहिए रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।